हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली, जो कि अब डेली नहीं रहा। लेकिन भाई सी तो देखो कटा है। कल सिटी वर्सेस आर्सेनल के गेम में सी तो अपना कट गया। अब इसको टैक्टिकल मास्टर क्लास कहो कि इसको खुजली वाली फुटबॉल कहो, इसको कुछ भी कहो, लेकिन आंखों को तो भाया नहीं भाई, बिल्कुल भी। इसके सामने मेरे को सिमियोनी सनी लियोन दिख गया भाई, कसम से। इसके सामने मेरे को टूकल की फुटबॉल एक्चुअली में ऑर्गेजम देती है मुझे। इसके सामने मेरे को ईगोस्ट मैच एक्चुअली में पेप गार्डियोला लगता है। इस लेवल का फुटबॉल, टैक्टिक्स असाइड, और असाइड के बाहर कमरे से पापा कमरे से बाहर फेंकते से, इस लेवल का फुटबॉल एंटरटेनमेंट तो नहीं था। लेकिन खैर देखो, इस मैच की हाइप तो बहुत थी और इस मैच के रिगार्डिंग जो स्टोरी लाइन थी वो भी काफी सही थी। अब लिवरपूल को इस मैच से सिर्फ एक ही रिजल्ट ऐसा था जो कि उसको फायदा देता, और वो था कि यहां पर दोनों के बीच में ड्रॉ होके पॉइंट्स कट जाते, और ऐसा ही हुआ। अब देखो, अगर आर्सेनल जीतती तो लिवरपूल आर्सेनल वर्सेस होता, और कहीं ना कहीं आर्सेनल भी अब एक कंटेंडर की तरह आप देख सकते हो। वो बॉटल नहीं करेंगे, वो टॉटनहम नहीं है। अगर आप सिटी की बात करते हो तो अगर आपने सिटी को एक मौका दिया, कहते हैं ना, सिटी को अगर आपने छोटी उंगली पकड़ी तो सिटी आपको कुछ और पकड़ा देगी। लेकिन अगर इस गेम की एक्चुअल डिफॉल्ट सेटिंग की हम बात करें ना, तो अब देखो, मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा, या फिर मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि तुम में से सारे लोग इस चीज़ को ऐसे ही देखेंगे, बट मेरे को एट टाइम्स ऐसा लगा कि क्या दोनों टीम डैमेज कंट्रोल वाला फुटबॉल खेल रही हैं। क्या दोनों टीम जीतना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लिस्ट पे वो दूसरे तीसरे पायदान पे है, क्योंकि पहले पायदान पे तो उनकी यही प्रायोरिटी है कि हारना नहीं है। क्या दोनों टीम इतना कंजर्वेटिव खेल रही हैं कि इस मैच में दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स यहां पर बांट लिए? देखो, अगर हम यहां पर आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल ने तो भाई जो लो ब्लॉक रखा है, लेकिन आपको यह भी तारीफ करनी पड़ेगी कि आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी, जिसने पिछले 47 गेम में एतिहाद पे गोल स्कोर किया है, उनको रोक दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी मैनचेस्टर सिटी में केविन डी ब्रुयन भी है, अर्लिंग हालैंड भी है, बर्नार्डो सिल्वा भी था, और यहां पर बाकी सारे प्लेयर भी थे। ऐसे में यहां पर आर्सेनल की अगर हम डिफेंस लाइन की बात करें तो भाई उन्होंने जिस तरीके हालैंड को घोस्ट किया है, भाई इंडिया की भूतनी डर जाएगी। भाई मेरे को लगता है कि यहाँ पर हालैंड का देखो यार, ये तो मेरे को काफ़ी टाइम पहले से थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था कि हालैंड जब पहले सीजन में मैनचेस्टर सिटी में आया तो जिस तरीके से वो रोबोट टर्म यूज़ किया जा रहा था, ब्रूटल टर्म यूज़ किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इस सीजन रेप्लिकेट होते हुए नहीं दिख रही। अब देखो, मैं इग्नोरेंट भी हो सकता हूँ और मैं एक रीसेंसी बायस वाला ओपिनियन भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को बस इतना लगता है कि उसका जो एक सडन इम्पैक्ट था हालैंड का मैनचेस्टर सिटी में, वो कहीं ना कहीं यहां पर मिसिंग है। बट दैट्स नॉट द बिगेस्ट कंसर्न जो कि पेप गार्डियोला के दिमाग में हुआ। उसके लिए बिगेस्ट कंसर्न ये नहीं है कि हालैंड यहां पर गोल, क्योंकि वो गोल स्कोर करेगा, वो डेफिनेटली यहां पर गोल स्कोर कर देगा। वो एक गेम आएगा, एक गेम में 5 गोल मार के चला जाएगा, एक गेम आएगा, एक गेम में वो 2-3 गोल मार देगा, तो वो ओवरऑल एवरेज बराबर कर देगा। पॉइंट ये है कि बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में जहां सबसे ज्यादा मैटर है, जहां पर आपका अगला ही मैच यहां पर रियल मैड्रिड के साथ है, ऐसे में आपको एक ही प्लेयर जो कि सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली अलोंग साइड केविन डी ब्रुयन, जो कि सबसे ज्यादा काम चलने वाला चाहिए, वो है अर्लिंग हालैंड। अगर आर्सेनल की बात करें तो देखो, आर्सेनल की डिफॉल्ट सेटिंग थी कि वो यहाँ पर डैमेज, सिंपल, उनको गोल नहीं कंसीड करना था, और उन्होंने इस चीज को बखूबी निभाया। साथ ही मिकेल आर्टेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि देखो, मैं तो खुश नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैनचेस्टर, देखो ये बात तो तय है कि मैनचेस्टर सिटी ने थ्रू आउट द गेम यहाँ पर आर्सेनल के हाफ में ही खेला है, और आर्सेनल को कहीं ना कहीं वही है। देखो सिंपल है, अगर गोल आते रहते तो हम इसको बहुत बढ़िया फुटबॉल कहते हैं, लेकिन जब गोल नहीं आ रहे तो पेप गार्डियोला क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 ऐसी पासिंग होती रहती है। फिर यहाँ पर एक आधा काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है आर्सेनल, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6। तो हम कहीं ना कहीं पूरे 90 मिनट्स पीटी कर रहे थे इस पूरे गेम में। आर्सेनल ने यहाँ पर काफ़ी बार कोशिश करी। गैब्रियल हेजूस की बात करें, वो अपने आप को लियोनेल मेसी का छठा बेटा मान रहा था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें अडेगार्ड की बात करें, जिसकी परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, वो था कोवाचिच की परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, जिस तरीके से उसको यूज़ कर रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी तोड़ने की कोशिश कर रही थी आर्सेनल को, कि कैसे ना कैसे करके पेनल्टी बॉक्स में घुसा जाए और वहाँ पे जाके गोल स्कोर किया जाए। वो एक स्ट्रगल था, और मैनचेस्टर सिटी को ऐसे स्ट्रगल होते हुए देखना भाई, इट्स कमेंडेबल। और ये आपको एक चीज़ भी बताता है कि आर्सेनल, पर्टिकुलरली मिकेल आर्टेटा, अडेप्टिव भी है और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर कि आपने बहुत बढ़िया फुटबॉल खेला है कि नहीं खेला, अगर आप हार गए तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। बट यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि एक ही रिजल्ट ऐसा था जो कि लिवरपूल को सबसे बढ़िया प्यारा लगता, और लिवरपूल को वो ही रिजल्ट मिल गया।
बट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी दोनों का ही बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि मेरे को लगता है कि दोनों के मन में एक एक चीज़ ऐसी थी कि आप आर्सेनल का तो कह सकते हो, आर्सेनल की तो आपको नियत में ही खोट है। आर्सेनल गलीच, आर्सेनल पर तो आप कह ही सकते हो कि ये तो साले हैं ही हरामी, इनको तो जीतना ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी थोड़ी अर्ज दिखा रही है, लेकिन उनको पता है कि आर्सेनल के पास काउंटर पे थ्रेट है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अपने गिरेबान में और बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की। विनीसियस नहीं था, बेलिंगम वॉज देयर, ब्राहिम दियाज, रोड्रिगो, सारे प्लेयर्स थे। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक ओवरऑल आप कह सकते हो कि न्यू सैंटियागो बर्नाब्यू वो छत डल गई। हमने नहीं अपनी एक Y13, हाँ यहाँ पर हमने एक लिमिटेड एडिशन, भाई $220 की जर्सी, कमाल है भाई, $220 लगभग हो गए आपके 18,000 की जर्सी। भाई मैं PS3 लेके आया हूँ 8,000 का अभी। बट ये मैच कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया था। इस मैच के अपने अपने हीरोज थे, अपने स्टाइल से हीरोज थे। और इस मैच का जो स्टेटमेंट था उसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। देखो, एथलेटिको बिल्बाओ का यहाँ पर डिफेंसिव रिकॉर्ड काफ़ी तगड़ा है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एथलेटिक बिल्बाओ जो कि अर्नेस्टो वेलवर्डे के अंडर है वो काफ़ी बढ़िया टीम है। ऐसा नहीं है कि उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड सबसे बढ़िया है तो वो एक अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेलते, अटैकिंग फुटबॉल भी खेलते हैं और उनके पास इस तरीके के प्लेयर्स भी हैं। लेकिन रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से अपने डिफेंस लाइन को कमांड किया है, और पर्टिकुलरली रुडिगर ने, वो काबिलियत तारीफ है। रुडिगर के आप रन्स की बात करो, रुडिगर के आप पासिंग की बात करो, और सबसे ज्यादा इंप्रूव उसने ऑन बॉल एबिलिटी पे की है। पता है मेरे को, जब भी रियल मैड्रिड बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल जाती है ना, मतलब कुछ ऐसा ही फुटबॉल खेल जाती है जहां पर आपको तारीफ करने का मन कर जाए, आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में कार्लो एंसेलोटी ने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने बस वो काम किया है, उसने बस अपने प्लेयर्स को वो फ्रीडम दी है दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। आप रुडिगर की बात करो, रुडिगर इतना कॉन्फिडेंट था ऑन द बॉल, रुडिगर इतना कॉन्फिडेंट था मैन मार्क करने में, रुडिगर इतना कॉन्फिडेंट था एरियल थ्रेट में, पेनल्टी बॉक्स को यहाँ पर मार्क और शील्ड करने में। अगर आप टोनी क्रूज की बात करोगे तो जिस तरीके से वो यहाँ पर बॉल को रिसीव करता है, फिर कट करता है, पूरे पिच को नापता है, विड्थ को मेंटेन करता है, और यहाँ पर लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है, मतलब टोनी क्रूज इज जेम भाई। मतलब टोनी क्रूज तो अलग ही लेवल का प्लेयर है। और असल में बात ये भी है कि टोनी क्रूज थकता हुआ भी नहीं दिख रहा है। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही कि ऐसा लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुका है, कि टायर्ड हो चुका है। वहीं बेलिंगम की और यहाँ पर वाल्वर्दे के रिगार्डिंग यहाँ पर खुद एंसेलोटी ने कहा कि यहाँ पर 100% नहीं थे। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी दैट वाज रोड्रिगो। और रोड्रिगो का ये गोल, रोड्रिगो ने 2 गोल मार दिए, और यहाँ पर पिछले 14 गेम्स में जितने गोल मारे थे उसने एक ही गेम में बराबर कर दिया। लेकिन रोड्रिगो की ये 2 गोल डेफिनेटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट साइनिंग है, उसी रीजन की वजह से जिस रीजन की वजह से शायद से हालैंड के रिगार्डिंग पेप गार्डियोला कंसर्न हो सकता है, उसी रीजन की वजह से शायद से रोड्रिगो के रिगार्डिंग कार्लो एंसेलोटी खुश हो सकता है कि बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में अगर रोड्रिगो पिछले सीजन की तरह चल गया तो उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती। लेकिन हमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ब्राहिम दियाज की अगर हम बात करें, वाल्वर्दे की बात करें, बेलिंगम की बात करें, ऐसे बहुत इंस्टेंस आए जब यहां पर यह गेम 4-0 के बराबर भी जा सकता था। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एथलेटिको बिल्बाओ को हमने वर्चुअली लिटरली यहां पर 0 पे रोक रखा था। ऐसा 1-2 चांसेस होंगे, लेकिन उसके अलावा यहां पर रियल मैड्रिड को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत कमांडिंग विक्ट्री थी और बहुत जरूरी भी थी मोराल के लिए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जाने से पहले आप यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब कंट्रोवर्सी की, व्यूज तो यहीं से ही आएंगे। खैर, अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल जहां ये 2 मैचेस हो रहे थे, कल मैड्रिड एक फ्रेंच डार्बी भी हो रही थी। वो था मार्से वर्सेस पीएसजी, जिसमें पीएसजी ने मार्से को 2-0 से हराया। और कंट्रोवर्सी होती है 60 मिनट पे, जब एक बार फिर से लुइस एनरिके ने किलियन एम्बापे को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि किलियन एम्बापे ने यहाँ पर गोल स्कोर कर दिया। किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस काफी खराब आ रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। अगर हम ले पेरिजियन की बात करें तो ले पेरिजियन ने उनको 3.5 की रेटिंग दी आउट ऑफ 10। ये मेरे मैथ में नंबर थे वैसे तो। खैर, यहां पर अगर हम बात करें किलियन एम्बापे के उसके बाद के जेस्चर के, तो उसने ऐसा कोई जेस्चर नहीं बनाया कि हाँ पूरी दुनिया को भी पता चल जाए कि भाई हिला रहा है। लेकिन उसने कुछ तरीके से यहां पर हिंट किया था कि वो इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड है। एंड अगेन यहाँ पर जब वही बात आती है, जब मीडिया खुरेदने पे आती है ना, तो वो फिर खाली उधेड़ देती है
हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी यहाँ पर नोटिस किया गया हो। फ्रेम बाय फ्रेम कुछ वेबसाइट्स ने यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर कहीं ने एलिज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ भी डाला किसी ने लुइस एनरिके से कि लास्ट में जाते जाते किलियन एम्बाप्पे ने शायद से आपको इंसल्ट किया था, क्या आपने देखा? तब लुइस एनरिके ने यहाँ पर कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा और मेरे को देखना भी नहीं है। साथ ही लुइस एनरिके ने फिर से एक बार इस चीज़ को मेंटेन कर दिया कि मैंने जो आज किया है मैं वो आज बार फिर से कर दूंगा, मैं हमेशा कर दूंगा और मैं किसी के साथ भी कर सकता हूं बिकॉज आई एम द मैनेजर। और ये एक स्टेटमेंट बता देता है कि वाई लुइस एनरिके इज द परफेक्ट मैनेजर फॉर PSG। आपकी फटनी ही नहीं चाहिए। लुइस एनरिके ने बता दिया कि जितनी ज़रूरत एनरिके को PSG की है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत PSG को एनरिके की है। और किलियन एम्बाप्पे जैसे प्लेयर डेफिनेटली एक एरा में बहुत कम आते हैं, लेकिन एक प्लेयर कभी भी किसी क्लब से बड़ा नहीं हो सकता। एक प्लेयर कभी भी अपनी से बड़ी डेजिग्नेशन से बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉर श्योर है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका कोच फर्नांडो सैंटोस है तो फिर आप उसकी गांड मार सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर उसके बाद जैसे था कि उसमें उसी वक्त उस्मान डेम्बेले भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ था, उसी वक्त यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे भी सब्स्टिट्यूट हुआ था और दोनों के दोनों ने यहाँ पर मैच नहीं देखा, वो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में चले गए 69 करने। तो भाई ये कंट्रोवर्सी थी डेफिनेटली। भाई यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी फ्रेंच मीडिया यहाँ पर एम्बाप्पे के साथ नहीं है, वो एक पूरी तरीके से एंटी एम्बाप्पे कैंप खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे स्पेनिश मीडिया की, उन्होंने तो चूड़ियाँ तोड़ रखी है भाई, उन्होंने तो हाय तौबा कर रखा है कि एम्बाप्पे के साथ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एजेंडा बिठाया जा रहा है। बट एक कंट्रोवर्सी काफ़ी सही थी, काफ़ी बढ़िया इंसिडेंट हुआ था क्योंकि ये लास्ट डार्बी था एम्बाप्पे का, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।